हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही मेन टॉपिक पढ़ेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम, ठीक है। ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, गाउस के नियम को पढ़ने से पहले बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, हमने ये पढ़ा था बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पृष्ठ है, कोई मेरे पास सतह है, मान लीजिए इससे बल रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, किसकी, विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। और इस पृष्ठ का एक क्षेत्रफल होता है जिसको हमने क्या बोला, ए वेक्टर बोला। जैसे ये प्लेट मान लीजिए कैसी रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो दिशा कैसे होगी इस फलक की, इस तरफ होगी दिशा, तो हमने क्या लिखा, ए वेक्टर, ठीक है। तो इनके मध्य कोण कितना बना, थीटा बना, तो हमने क्या लिखा, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। लेकिन देखो बच्चों, गाउस के नियम में हम अल्पांश लेते हैं कई बार, मोस्टली, मतलब, ठीक है। अल्पांश का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे ये मैंने जो पृष्ठ बनाया, ये जो मैंने क्या बनाया, पृष्ठ बनाया, इसका एक छोटा सा भाग, छोटा सा, बहुत छोटा भाग जो होता है, उसे अल्पांश बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अल्पांश। जैसे आप ऐसा मान सकते हैं, इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या है, ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर। और इसके छोटा सा टुकड़ा जो है, इसका जो ये जो अल्पांश हमने लिया है छोटा सा, इसका क्षेत्रफल को हम लिखते हैं फिर इसके अंदर डी ए वेक्टर। हम मतलब आगे डी लगा देते हैं, उसके आगे क्या लगा देते हैं, डी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये मार्कर है, इसकी लंबाई एल संपूर्ण होगी, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। लेकिन आपसे कहा जाए ओनली इतनी सी बताइए, ये कैप मान लो आप, चलो कि कैप की लंबाई कितनी है, तो कैप की लंबाई एक हिस्सा है, एक पार्ट है छोटा सा, किसका, इसकी लंबाई का। तो इसकी कैप को हम कैप की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, डीएल, क्या बोलेंगे, डीएल, ठीक है। हम मतलब मैथमेटिक्स के मुताबिक डी लगा देते हैं उसके आगे। तो डी का अर्थ होता है अल्पांश, जहां भी आप अल्पांश पढ़ते हो उसका अर्थ होता है छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं कि गाउस का नियम क्या है। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। या फिर मान लीजिए इसको मैंने लिखा अल्पांश के रूप में, ध्यान दो बच्चों, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर मैंने छोटा सा क्षेत्रफल लिया है मान लीजिए, तो उससे फ्लक्स कैसा होगा, छोटा सा पारित होगा, छोटा सा ही पारित होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डी फाई। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गोला है, क्या है मेरे पास, एक गोला, यहाँ केंद्र पे मेरे पास एक क्या है, आवेश है। अगर इस आवेश से जो बल रेखाएं निकल रही हैं, जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं, अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ लूंगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ, ये पूरा पृष्ठ अगर लेता हूं, तो आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर इसी चित्र में, इसी कंसेप्ट में अगर मैं बात करता हूँ छोटे से एरिया की, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, मैंने एरिया इतना सा एरिया लिया मैंने, ओनली इतना सा, ठीक है। तो जो एरिया होगा वो ए नहीं होगा, इस बार क्या बन जाएगा, वो डी ए बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, संपूर्ण फ्लक्स के लिए लेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए लेंगे तो क्या आएगा, ए, और संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स कितना होगा, फाई। अगर आप इतने से हिस्से की बात करोगे तो डीए के संगत हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो फाई नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा, डी फाई मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, इतनी छोटी सी बात आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। आप बस ध्यान रखो कि डी लगाने का मतलब होता है कि उसका अल्पांश की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, गाउस साहब ने क्या बोला, ध्यान दीजिए। वे बोले यार कि जैसे अल्पांश हम जब लेते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, समाकलन की, किसकी, समाकलन की। जैसे इसका हमने समाकलन किया मान लीजिए, तो मेरे पास क्या आएगा, डी फाई का समाकलन, समाकलन किसका, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का, यहाँ फिर डी फाई से क्या बनेगा, फाई बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मतलब हमें फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए इसका हमें करना क्या पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, मतलब ये इसे हल करना पड़ेगा, ये मान लीजिए आप। तो गाउस सर ने बहुत ही सिंपल थ्योरी दी, ठीक है। उन्होंने कहा साहब ऐसा मत करो, ठीक है, इससे भी शिफ्ट मेथड है। आप क्या कीजिए, कोई भी आपके पास जो पृष्ठ है, चाहे वो गोला हो, ठीक है, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो बेलन हो, तो उसमें जो भी निहित आवेश है,
जो भी निहित क्या है, आवेश है या विद्यमान जो आवेश है उसे क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जैसे इस आवेश की जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे जितने भी आवेश है, मान लीजिए मेरे पास ये Q1 है, ये Q2 है, या मेरे पास नेगेटिव का Q3 है मान लीजिए, ठीक है, प्लस का Q4 है मान लीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि इस पृष्ठ पे जितने भी आवेश है, अंदर, इस पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं उन सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है, माइनस में कितना Q3 प्लस में कितना Q4, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ Q। तो इस संपूर्ण आवेश को क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए, फिर इसको गुणा कर दीजिए किससे, 1/ε0 से। तो मेरे पास क्या रहेगा, फ्लक्स की मात्रा आ जाएगी। अर्थात पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसकी परिभाषा लिखता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स सदैव कुल आवेश संकेत लगाएंगे अपन क्या, समीशन ऑफ Q। ये इसे हम क्या बोलते हैं, योगफल का चिन्ह, ठीक है। कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, दोबारा देखिए कि मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो कुल आवेश को आप क्या कीजिए, गुणा कीजिए किससे, 1/ε0 से। ये इसका गणितीय स्वरूप हो गया भाषा का। अब देखिए, अभी मैंने क्या कहा था, मान लीजिए मेरे पास एक पृष्ठ है, ठीक है, गोला, शंकु, कुछ भी होता है, उसमें बहुत सारे आवेश हैं अंदर है, मतलब आवेश Q1 Q2 माइनस का Q3 प्लस का Q4, ऐसे बहुत सारे आवेश अंदर हैं इसके, ठीक है। तो इन सभी आवेशों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे चिन्ह सहित। इसे हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय योगफल। आप आवेशों के गुणधर्म में पढ़ चुके हो कि आवेशों को हम जोड़ते कैसे हैं, चिन्ह के साथ, ठीक है। तो देखिए, कुल आवेशों को मैंने गुणा कर दिया किससे, 1/ε0 से। तो हमारे पास क्या रहेगा, कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो इससे गाउस का नियम फेमस क्यों है, गाउस के नियम में हमें बस आवेश को जोड़ना पड़ता है, हमें समाकलन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अभी आपने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था उसमें जो विद्युत फ्लक्स था, उसमें अगर हमने अप्लाई किया कौन सा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, तो हमें करना क्या पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। अगर आपने लिया अल्पांश के रूप में तो करना क्या पड़ेगा, समाकलन, ठीक है। तो उन्होंने कहा साहब समाकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस क्या कीजिए कि जो भी पृष्ठ है या जो भी आपके पास बंद पृष्ठ है उसमें जो भी आवेश है उसे क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसका जो प्रूफ है, वैसे बच्चों इसका प्रूफ होता नहीं है ना, पर हमारा जो सिलेबस होता है स्कूल लेवल के ऊपर, उसमें आमतौर पर बोलते हैं साहब गाउस के नियम को क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। वैसे भूल मत जाना, ये इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटली क्या है, वेरीफाइड है, ठीक है। फिर भी चलो, आपका जो 12th बोर्ड है उसके मुताबिक अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये प्रूफ करने के लिए बच्चों आपको मैं रिकॉल करना चाहूँगा, याद दिला रहा हूँ किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपके पास क्या था, KQ बटे में कितना, R का स्क्वायर। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, किसी बिंदु आवेश Q के द्वारा R दूरी पर, किसी बिंदु आवेश Q के द्वारा R दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा या कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, उसका ये सूत्र था, ठीक है। अब देखिए तो देखिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास O बिंदु है, यहाँ पे आवेश रखा हुआ है प्लस Q, क्या रखा हुआ है, आवेश प्लस Q। इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा,
ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। मान लेते हैं इस विद्युत क्षेत्र की जो त्रिज्या है कितनी है, r है, मान ले। अब देखिए ये जो बच्चों हमने जो आकृति बनाई है गोले की, ये कैसा है, बंद पृष्ठ है ही नहीं है, कैसा है ये, बंद पृष्ठ। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या आता है, हमेशा बंद पृष्ठ, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या वस्तु है, अभी मेरे पास ये डब्बी है, ये भी क्या है, पैक है पूरी, तो ये क्या है, बंद पृष्ठ है, 3D में है ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा गाउस का नियम अप्लाई होता है हमेशा कहाँ पे, त्रिविमीय वस्तुओं पर, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पर ही क्या होता है, लागू होता है, ठीक है, जो बंद होती हैं, ठीक है, और क्लोज भी होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए अगर इसका पृष्ठ खुला हुआ है तो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो पृष्ठ है वो क्लोज भी होनी चाहिए और 3D भी होनी चाहिए, 3D में होनी चाहिए, ठीक है। व्रत नहीं हो सकता, ध्यान रखना, क्या नहीं हो सकता, व्रत नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि व्रत किस में होता है, 2D में होता है। आगे देखिए, यहाँ देखिए दोबारा, बिंदु आवेश Q के द्वारा आधार पे क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चूंकि ये धनावेश है तो बल रेखाएं कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ई वेक्टर जाएगा, ठीक है। अगर आप संपूर्ण लेते हो क्षेत्रफल, तब तो आपको मैंने क्या बताया था थोड़े पहले भी, क्या लेंगे, ए लेंगे। अगर आप लेते हो सिर्फ इतना सा भाग, पृष्ठ का थोड़ा सा हमने क्या लिया, थोड़ा सा हमने भाग ले लिया, तो पूरा ना लेके हम इतना सा लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डी ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में जो कोण है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ध्यान देना बच्चों, ये जो अल्पांश है ये ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे लो, ये जो अल्पांश होता है ये आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर तरफ, ठीक है, हर जगह इसको आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बल रेखाएं हर दिशा में क्या होती हैं, निकलती हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो मैंने जो बोल्ड किए हैं, जो मैंने गहरे अक्षरों में मैंने इनको गहरा मैंने जिनको किया है, बोल्ड किया है, ये सभी क्या है, डीए हैं, क्या है ये सभी, डीए। मैंने अभी कहा ना थोड़े पहले कि जहाँ भी डीए लगेगा तो क्या होता है, टुकड़ा होता है छोटा सा। तो देखिए ये छोटे छोटे टुकड़े मिलके पूरा क्या बनाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बनाएंगे, ठीक है। तो डीए इसका न्यूनतम भाग हो गया। अब देखिए आगे, देखिए हमें करना कैसे। तो हमारे पास जो परिभाषा थी किसकी, फ्लक्स की, किसकी परिभाषा थी हमारे पास, फ्लक्स की, वो क्या थी, फाई ई बराबर क्या था आपके पास, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और मान लीजिए आपको करना है, समाकलन करना है लेट सपोज, तो कर लीजिए, वो भी, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो मेरे पास क्या आएगा, ई का मापांक, ए का मापांक और कॉस थीटा पर कैसा आएगा आपको पता है, 0 डिग्री, कैसा आएगा, 0 डिग्री। और अगर आप अल्पांश लोगे तो कैसा बनेगा, डी ए, ठीक है। तो क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे, तो यहाँ पे भी कितना है, डी ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, समाकलन आ जाएगा। वो आपकी इच्छा है अल्पांश आप ले या नहीं ले। अभी चित्र में मैंने अल्पांश लिया है इसलिए मैं अल्पांश ले रहा हूँ। अब देखो बच्चों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, समाकलन 2 तरह का होता है, एक तो होता है खुला समाकल, खुला समाकल, और एक क्या होता है, बंद समाकल। इसका अर्थ क्या, ध्यान दीजिए कि आगे पास जो वस्तु है अगर वो खुली हुई है, इसका पृष्ठ खुला हुआ है, तो हम काम में क्या लेते हैं, खुला समाकल। अगर वो वस्तु बंद प्रकार की है तो क्या लेते हैं, बंद समाकल। बंद समाकल में करना क्या पड़ता है, ये जो चिन्ह आप लेते हो काम में, इस पर हम गोला लगाते हैं, छोटा सा हम गोला लगाते हैं। ये अंगूठी नहीं है, ठीक है, कि हमारे कोई सगाई हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये संकेत बनाया गया है, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल बोलते हैं इसे। तो ध्यान दीजिए, ये जो गोला आपने बनाया है कैसा होगा, बंदाकृति का होगा, इसलिए यहाँ पे हम खुला समाकल काम में नहीं ले सकते, हम काम में क्या लेंगे, बंद समाकल, काम में क्या लेंगे, बंद समाकल। ये बात भूल मत जाना आप कि अगर पृष्ठ कैसा है, बंद आकृति का है, तो हमेशा हम क्या लेंगे, बंद समाकल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको ई को हम बाहर निकाल देंगे तो कितना आएगा, ई, ये मेरे पास क्या रहेगा, डी ए, कोई जीरो आपको पता है कितना होता है, 1। अब देखिए बच्चों, 11th क्लास पे आपने सीखा था समाकलन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। तो ये पद जो है बच्चों, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ क्या, ध्यान दीजिए कि बहुत सारे डी ए मिलेंगे, बेस का अर्थ क्या, जोड़ना होता है ना, तो बहुत सारे डी ए मिलेंगे, तो आपस में पूरा मिला के क्या बनाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो उत्तर होता है कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ई का मान भी रख दो और ए का मान भी रख दो, उत्तर आ जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, ई बराबर, मैंने भी थोड़ी पहले आपको क्या कहा था, क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो क्या आएगा, के क्यू बटे में कितना,
आर स्क्वायर, गुणा में कितना आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आपने पढ़ा है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये पद इससे क्या जाएगा, N20 कट जाएगा। फिर ध्यान दीजिए के का मान जब हम रखेंगे तो क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणा में कितना आएगा क्यू, और गुणा में यहाँ पे कितना है 4 पाई। तो ध्यान दीजिए ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कितना आएगा क्यू बटे में कितना एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो बच्चों ये उत्तर वही है जो किसने कहा था, गाउस ने कहा था। ठीक है, तो इसलिए बच्चों गाउस का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉलेज स्तर पर भी और स्कूल लेवल पर भी। गाउस सर ने इस समाकलन की के लिए कहा था भी, इसको इसके में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें करना ये पड़ेगा कि जो बंद पृष्ठ है उसमें आवेश क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, नहीं जोड़ दीजिए और कुल आवेश निकाल लीजिए। ठीक है, और उसको गुणा कर दीजिए किससे, 1/एप्सिलॉन नॉट से। और कूलाम के नियम में आप पढ़ चुके हो कि इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो गाउस के नियम का ये सरलतम स्वरूप है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आगे देखिए आगे बच्चों हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे अब। ठीक है, कुछ हमें पॉइंट्स पढ़ने जो हमारे काम के हैं। ठीक है, देखिए कुछ बातें हैं, मेन बातें हैं, वो मैं आपको जो मुझे आपको बतानी है। देखिए पहला पॉइंट, किसी भी आवेश के चारों तरफ जो हमने आकृति मानी है वो कैसी भी हो सकती है। क्योंकि देखिए अभी मैंने थोड़ी पहले क्या बनाया था, गोला बनाया था। क्या बनाया था, गोला। मेरे पास यहाँ पे क्या था, +Q आवेश था। ठीक है, बिंदु O पर, और त्रिज्या कितनी थी इसकी, गोले की R थी। पर देखिए बच्चों उत्तर में कहीं भी देखिए त्रिज्या नहीं आ रहा है, तो गाउस सर ने एक बात कही थी कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स की जो मात्रा होती है वो कभी भी आकृति पर निर्भर नहीं करती। जैसे अगर इसी गोले की त्रिज्या को मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं, मान लीजिए जिसको मैंने कितना कर दिया, दूना कर दिया, 2R मैंने इसको कर दिया। अब ये गोला यहाँ पे नहीं है, अभी गोला कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या को मैंने बढ़ाकर कितना कर दिया, मान लीजिए 2R कर दिया, यहाँ से यहाँ तक। ध्यान दो, तो आपको पता है R² की जगह पे क्या आएगा, 2R का स्क्वायर आएगा, 2R का होल स्क्वायर आएगा, और जहाँ भी कितना रहेगा 2R का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर भी देखिए ये पूरा पद इससे क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये होता है कि गाउस के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से जो पारित फ्लक्स है वो निर्भर ही नहीं करता किसके ऊपर, आकृति के ऊपर। किसकी आकृति, पृष्ठ की आकृति या फिर आकार के ऊपर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली थी, किसने, गाउस साहब ने। ठीक है, ये बात आप भूल मत जाना। पॉइंट नंबर A, इसीलिए जैसे आवेश जहाँ पे स्थित होता है उसके चारों तरफ हम कैसी भी आकृति ले सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी। ठीक है, क्योंकि आकार पर निर्भर वैसे भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर B, बच्चों ध्यान देना जो आवेश होता है जहाँ पे रखा होता है उसके चारों तरफ आपने जो आकृति बनाई है, क्या बनाई है, आकृति बनाई है, इस आकृति वाले पृष्ठ को नाम दिया गया है गाउसियन पृष्ठ। क्या नाम दिया गया है, गाउसियन पृष्ठ नाम दिया गया है। अब आप सोचोगे साहब ये क्या आ गया, तो देखो बच्चों कुछ खास नहीं है, ध्यान दीजिए। गाउसियन पृष्ठ हमेशा ध्यान रखना कि ये जस्ट एक बंद पृष्ठ है। क्या है ये, जस्ट बस एक क्या है, बंद पृष्ठ है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी पड़ती है, ज्ञात करनी पड़ती है। इसको मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा अनुप्रयोग से पहले। गाउस के नियम के 6 अनुप्रयोग होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में डीप में। अभी आप ऐसा मान लीजिए कि आवेश की चारों तरफ आकृति जो भी हम बनाते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लगा क्या रहे हैं, गाउस का नियम। ध्यान देना बच्चों, गाउस का नियम हमेशा कहाँ लगता है, पृष्ठ पर लगता है। कहाँ लगता है, पृष्ठ पर, जो कैसी होनी चाहिए, 3D में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों ये महत्वपूर्ण 2 पॉइंट हो गए। ठीक है,
पहला पॉइंट क्या था, ध्यान दीजिए कि फ्लक्स जो है वो आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता। जैसे गोले की त्रिज्या को आप चाहे कम कर दो चाहे बढ़ा दो तो उस पर आंसर क्या रहेगा, वही रहेगा। दूसरी बात, जो भी हमने पृष्ठ बनाया है उसे हम क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं, जो कि पूर्णतः काल्पनिक होता है और यह किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण बात, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, ध्यान दो बच्चों। जैसे मान लीजिए बच्चों कोई बंद आकृति है, मान लीजिए मेरे पास बेलन है, ठीक है, जब मेरे पास एक गोला है, ठीक है, इसमें मान लीजिए मेरे पास 2 आवेश है, Q1 पॉजिटिव है और Q2 कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, मेरे पास एक बेलन है, उसमें 3 आवेश है, मान लीजिए प्लस का Q1 माइनस का Q2 प्लस का Q3। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस गोले और इस बेलन से जो पारित फ्लक्स है वो कितना होगा। तो मैंने भी क्या कहा, गॉस का नियम एकदम सरल है, हमें बस करना क्या पड़ता है, आवेशों की मात्रा हमें क्या करनी है, जोड़नी है कि कितना आवेश है और भाग दे देना है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो देखिए, तो 2 आवेश है इस पृष्ठ के अंदर, ये कैसा हुआ, बंद पृष्ठ भी नहीं हुई, देखिए लिखा हुआ है बंद पृष्ठ। ठीक है, तो इसमें कितना होगा फ्लक्स, Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लीजिए, Q2 नेगेटिव है तो नेगेटिव लीजिए, बटे में कितना कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, उत्तर आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 आवेश पॉजिटिव हैं तो Q1 पॉजिटिव और Q3 भी पॉजिटिव, माइनस में कितना Q2, बटे में कितना कर दोगे, एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करने के बाद ही आप थर्ड पॉइंट भी लिख लीजिए कि जो भी बंद पृष्ठ होती है उसमें जितना भी आवेश निहित होता है उन सभी आवेशों का हमें करना क्या पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब देखो बच्चों, चौथी और महत्वपूर्ण बात, फोर्थ जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई पृष्ठ है, कैसा भी हो सकता है, गोलाकार त्रिभुजाकार आकृति में, कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर मेरे पास आवेश रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए बच्चों कि तो बताइए इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा, कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस पृष्ठ में भी कोई आवेश नहीं है, तो आवेश जब शून्य है, कुल आवेश अगर शून्य है इस पृष्ठ के अंदर, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ऐसे कैसे हो सकता है, भी धनावेश तो रखा हुआ है बाहर, तो उसे बल रखें क्या होनी चाहिए, गुजरनी चाहिए, गुजरनी चाहिए, तो ये तो बनना चाहिए, फ्लक्स तो आना चाहिए, तो ये 0 कैसे होगा। तो देखो बच्चों होता क्या है, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट को, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये लीजिए, मान लो मेरे पास ये पृष्ठ है, ठीक है, जहाँ मेरे पास क्या धनावेश है, यहाँ पे धनावेश ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए ना, ध्यान देना, इसका मान 0 क्यों हुआ। देखिए बच्चों, धनावेश तो है ये, तो बल रेखाएं तो निकलेंगी, बल रेखाएं यहाँ भी जाएंगी, बल रेखाएं यहाँ भी जाएंगी, बल रेखाएं यहाँ भी जाएंगी, हर तरफ जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका मान 0 क्यों आता है, फ्लक्स का मान 0 क्यों आता है, जब आवेश बाहर होता है। तो देखो बच्चों, मैंने अभी क्या कहा था, गाउस का नियम हमेशा ध्यान रखिए, कहाँ लगता है, हमेशा सतह पे लगता है, हमेशा पृष्ठ पर लागू होता है, ये फिक्स है। अब देखिए, तो बच्चों ये जो बल रेखा जा रही है, तो ये बल रेखा 2 पृष्ठ पे, देखो एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए, ये एरो का हम क्या मानते हैं, ई वेक्टर मानते हैं, क्या मानते हैं, ई वेक्टर मानते हैं। तो देखिए, इस पृष्ठ का जो मुख है बच्चों, वो किस तरफ है, मेरी तरफ है, तो यहाँ पे एरिया कैसा है बच्चों, इस तरफ है, इस बिंदु के लिए, इस पृष्ठ के लिए। ठीक है, और इसके लिए बल रेखा तो कैसे जाएगी, इधर जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ई वेक्टर। ठीक है, तो देखो मेरे पास मान लीजिए पहला पृष्ठ था और ये कौन सा पृष्ठ था, मेरे पास दूसरा पृष्ठ था, तो मान 0 क्यों आया, वो देखिए, जैसे ही मैंने गाउस का नियम लगाया किस पे, पृष्ठ पे, दोनों ही पृष्ठ पे, पहले पे और दूसरे पे, तो ध्यान दो क्या आएगा, मैंने लिखा पहले बिंदु के लिए, पहले पृष्ठ के लिए φ1, क्या लिखा, φ1। आप पढ़ चुके हो पिछले वीडियो में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको मैंने क्या कहा था, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ध्यान दीजिए। तो कितना आता है, ये कॉस थीटा, यहाँ थीटा क्या होता है बच्चों,
इन दोनों के मध्य कोण होता है। तो देखिए, अगर मैं पहले बिंदु पे लगाऊंगा, पहले पृष्ठ पे लगाऊंगा इस परिभाषा को, तो ए वेक्टर और यू वेक्टर कैसे हैं, विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे कोण कितना रहेगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो क्या आएगा, ई ए, और ये कितना रहेगा, -1, तो कितना आएगा, -E A। ठीक है, अब देखिए, अब इस पृष्ठ की बात करते हैं बच्चों। इस पृष्ठ का जो मुख है वो किस तरफ है, इस तरफ है, तो इस दूसरे पृष्ठ के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। भाई ये बाहर निकल रही है ना बल रेखा, तो इसका बाहरी पृष्ठ का मुख किस तरफ है, इस तरफ है, तो ए वेक्टर के मध्य कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो φ2 की बात करते हैं बच्चों अब, तो फाइव में कितना आएगा, EA cos 0 डिग्री, तो देखिए कितना आया, प्लस का ये। तो आपको पता है बच्चों, सिंपल सी बात है, कुल फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, कुल फ्लक्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इन दोनों को हम जब जुड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इन दोनों का योगफल कितना रहेगा, 0 हो जाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान देना कि किसी भी बंद पृष्ठ से अगर बाहर आवेश है, अंदर कोई भी आवेश स्थित नहीं है, तो हमेशा कुल फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और भी आप न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। ठीक है, और मुझसे पूछना इस व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे एनसीईआरटी जो होता है, सीबीएसई बोर्ड जो है, उसमें 3 ही अनुप्रयोग होते हैं, और हमारा जो आरबीएसई बोर्ड है अभी हाल फिलहाल उसमें 6 क्या है, एप्लीकेशन है, 6 उसमें क्या है, अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो गाउस के नियम के ऊपर जो शीट है वो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, न्यूमेरिकल की शीट। ठीक है, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट रखते हैं इन नंबरों पे। तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।